नमस्कार, इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। इस खास चर्चा में आज मेरे साथ हैं सुमित अवस्थी सर, शादाब जी, बाबा और विचित्र सर। बात करेंगे हम महाराष्ट्र के महासस्पेंस की। 23 तारीख को रिजल्ट आ गए थे। आज 29 तारीख यानी 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र का मुखिया, महाराष्ट्र की जो नई सरकार है उसका मुखिया कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपना वो जो क्लेम था सीएम के पद को लेकर, वो उन्होंने एक तरह से विड्रॉ कर लिया। तो उन्होंने कहा था कि एनडीए के जो मुखिया हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, वो जो तय करेंगे वो हमें स्वीकार है। हम कहीं भी सरकार बनाने की राह में रोड़ा नहीं होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने गांव चले गए हैं। आज महायुति की मुंबई में एक बैठक होनी थी, लेकिन उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अचानक वो गांव के लिए निकल गए। अब अचानक गांव के लिए निकले तो चर्चा शुरू हो गई कि क्या नाराज हैं। अब इस पे ज्यादा तो बाबा ही बताएंगे। नहीं, नाराज हैं, फूफा बन गए हैं, क्या हो गया है। एक हुआ कि महाराष्ट्र में मुंह फुलौवल हो गया है, जो अब हमारे बिहार के लैंग्वेज में कहे तो मुंह फुला के बैठ गए, फूफा जी हो गए कि भाई हम। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, मतलब जब सब कुछ बातचीत हो गई थी। मेरा एक दूसरा सवाल है, सबकी इस पे राय जानना चाहूँगा। यदि फडणवीस साहब फाइनल हो गए हैं तो फिर अनाउंस करने में क्या दिक्कत है? बीजेपी को तो कोई ऐसी जरूरत बाबा नहीं है। सवाल पूछे कि पहले अंदर की कहानी तो बताइए, चल अंदर क्या की रहा है। कहानी तो हमें ये बताया गया था कि फडणवीस जो है वो फाइनल हो गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। देवेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी उस पर हम चुनाव जीते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें एक एकनाथ शिंदे होंगे और एक अजीत पवार होंगे। शिंदे साहब के पास यूडी अर्बन डेवलपमेंट विभाग रहेगा और वित्त विभाग जो है वो अजीत पवार के पास रहेगा। ये सिंपल सी चीज़ें हमें बताई गई थी। लेकिन दिक्कत है कि अब इतना चीज़ होने के बाद जब उन्होंने अपना दावा भी छोड़ दिया तो फिर वो क्या मिनिस्ट्री को लेकर के कोई पेच फंसा हुआ, क्या वो होम मिनिस्ट्री चाहते हैं, या फिर वो क्या रेवेन्यू चाहते हैं, या फिर क्या वो इरिगेशन चाहते हैं। ये सब अंदर की बात कही जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि बीजेपी जो बात है ना वो बीजेपी के अंदर है, वो वहाँ है खबर असली कि क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि फडणवीस साहब होंगे या नहीं होंगे। अब कुछ लोग इसके पीछे ये भी तर्क दे रहे हैं कि यदि आपके पास इतने नंबर हैं तो आप एकनाथ शिंदे के दबाव में क्यों आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि मराठाओं को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि एकनाथ शिंदे हैं। यदि कल को यदि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो ब्राह्मण चेहरा होगा। तो ऐसे में आप मराठा को नाराज नहीं कर सकते। पिछला इतिहास भी कुछ लेकिन यही कहता है। बाबा एक ब्राह्मण है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो तो मराठा होंगे। वही तो मैं कहता हूँ कि आखिर क्या एक ब्राह्मण और 2 मराठा, बीजेपी तो ने ओबीसी समाज भी नाराज हो तो जाएगा। उसका क्या करेंगे। बीजेपी ने तय किया है क्या? सबसे पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ हमने देखा कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में क्या हुआ। एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या बीजेपी उस दिशा में सोच रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि एकनाथ शिंदे के दबाव में है क्या बीजेपी? दबाव में क्यों है बीजेपी? मराठाओं को लेकर के दबाव में है क्या? मराठवाड़ा में तो बहुत अच्छा जीते हैं। तो ये सारे कुछ सवाल हैं जिसके कि हल जो है ढूंढने हैं अभी। और एकनाथ शिंदे जी जब वापस सतारा से गांव से लौटेंगे तब तक शायद मुझे लगता है पॉज बटन दब गया। नहीं, ये खबर आ रही है ना कि आज वो शायद डिप्टी सीएम के पद पर अपना वो कर दें। सुमित सर जी। आपकी जो महायुति के नेताओं से बात हो रही है, एक खबर ये भी है कि कहा जा रहा है कि शायद होम मिनिस्ट्री को लेकर के कुछ है। शिंदे साहब चाहते हैं कि मुझे होम मिनिस्ट्री मिले, लेकिन बीजेपी नहीं तैयार है होम मिनिस्ट्री देने के लिए। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मतलब चलने को तो बहुत कुछ चल रहा है। क्या ये नाराजगी उस वजह से भी है। पहली बात तो नाराजगी है, इस पर ही मुझे शक है। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था इसी शो में कि 2 के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं जानता कि क्या होने वाला है, कौन होगा मुख्यमंत्री। और मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। बाबा ने कहा देवेंद्र फडणवीस अगर तय है तो दिक्कत क्यों हो रही है, तो मेरे ख्याल से शायद तय नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए नहीं हो रही होगी कि कोई दिक्कत है। दिक्कत ये हो रही होगी किसको बनाए। दिक्कत ये हो रही होगी कि कौन हमारा भजन लाल शर्मा होगा या कौन मोहन यादव होगा। मतलब कास्ट कॉम्बिनेशंस, आपको अब अलायंस भी चलाना है, आपको ये मैसेज भी देना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार गठबंधन की सरकार है। यहाँ पे नंबरों की ज़रूरत है। 273 नहीं है, 240 है। और आप ये मैसेज नहीं दे सकते आज की डेट में कि हमको अपने घटकों की चिंता नहीं है, हम लापरवाह हो गए। अगर आप वहाँ पर शिंदे को छोड़ दें या अजीत पवार को छोड़ दें तो दिल्ली में बैठे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। इनकी बैसाखी की ज़रूरत है। तो ये कतई आप देख लीजिएगा, जब भी ये कहानी ख़त्म होगी, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद,
तो यही इम्प्रेशन आएगा कि गठबंधन की सरकार चलाने में भी बीजेपी और बीजेपी के आला नेता माहिर हैं, इनको दिक्कत नहीं है, भले ही उनके पास नंबर क्यों ना आ जाए। तो ऐसे में अलाइज को बना के रखना, कास्ट कॉम्बिनेशन मराठा ओबीसी और कुनबी मराठा का जो चक्कर चल रहा है महाराष्ट्र में, वो बहुत ही क्रिटिकल है भाजपा के लिए। हालांकि अब महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में तो चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, बिहार में है, और बिहार में तो जितना जाति समीकरण बिहार में होता है, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी, वहाँ पे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप नाराज़ नहीं करेगी। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, कॉफ़ी आ गई है, आप लोग कॉफ़ी पी सकते हैं। इलेक्शन कैफ़े में कॉफ़ी पे चर्चा ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। भैया धन्यवाद कॉफ़ी लाने के लिए। तो ये बात मान के चलिएगा कि इस पूरी चर्चा के दौरान, इस पूरी बातचीत, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं बन रहे हैं तो कौन है बीजेपी के पास चेहरा? आप 5-6 नाम जो सोचते हैं बड़े नेताओं के, उसमें नितिन गडकरी साहब का नाम आता है, जो मुझे लगता नहीं कि ना वो जाएंगे ना यहाँ से भेजे जाएंगे, दोनों स्थितियों में। वो भी ब्राह्मण है। नितिन गडकरी को करना होता तो पहले कर चुके होते हैं, वो अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। तो अब ऐसे में बचते हैं विनोद तावड़े, आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खड़से, उनका परिवार, और एकनाथ खड़से, और भी हो सकते हैं, मैं नाम कुछ भूल रहा हूँ। ये 4-5 नाम तुरंत जहन में आते हैं। अगर बिल्कुल नया सीएम बन रहा है जो पहली बार बनेगा, तो उसके अंडर में एक फॉर्मर सीएम को काम करना एज ए डिप्टी सीएम, वो catch-22 है एकनाथ शिंदे की अपने पॉलिटिकल क्लाउट के लिए। वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं जिसके दिल्ली में 8-10 कितने सांसद हैं शिवसेना के? 7-8 सांसद दिल्ली में हैं, राज्यसभा में 2-3 हैं, है ना, मिलिंद है वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलिंद देवड़ा वगैरह हैं। तो ये जिसकी पार्टी के पास 8 से 10 सांसद दिल्ली में हों और राज्य में जिसके पास 50-55 विधायक हों, वो 57, वो क्यों चाहेगा कि एक नए सीएम के अंडर में एज ए डिप्टी सीएम काम करे? इसीलिए आज वो घर चले गए, इसीलिए खबर आई कि नाराज़ हैं। अगर नया चेहरा कोई वहाँ पर देवेंद्र के अलावा आ रहा है तो फिर मान के चलिए एकनाथ शिंदे दिल्ली में मोदी सरकार में उनको एडजस्ट किया जाएगा। उनके बेटे जो श्रीकांत हैं, जो सांसद हैं, जो दूसरी या तीसरी बार के सांसद बने अभी हाल ही में, वो फादर और सन के बीच आपस में स्वैपिंग होगी सीट्स की, वो विधानसभा में चले जाएंगे, ये लोकसभा में आ जाएंगे, और उनको वहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है। शिवसेना के एक नेता का बयान आया कि मुझे केंद्र में नहीं, लेट मी करेक्ट, कंप्लीट कर दूं। एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं होगा अपने बेटे को वहाँ डिप्टी सीएम बना देना, क्योंकि अगर आप बड़ी पार्टी चला रहे हैं और सब कुछ अपने ही परिवार में रख लेंगे तो गलत इंप्रेशन भी जाएगा। आपको दिखना पड़ेगा कि आप दूसरी पार्टी के साथ जो लोग लाए हो उनको भी दे सकते हो। तो हो सकता है कि श्रीकांत को ना मिले, हो सकता है कि अपने मुझे उसमें एक मुश्किल ये भी लगती है ना, क्योंकि वो एक पार्टी तोड़ के आए हैं। अभी उस पार्टी पे पूरी पकड़ बनाने में थोड़ा, ठीक है वो 2-2.5 साल सीएम रहे और उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत सारे विधायक जो है वो पहले किसी और के साथ लॉयल थे। अगर वो अपने लिए भी एक पद ले लेंगे, अपने बेटे को भी दिला लेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, आपकी बात मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन ये मुझे इसमें वो ज़्यादा लग रहा है कि उनके साथ के जो लोग हैं उनको अब नेता नहीं मानते। अब वो नेता एस्टैब्लिश हो गए, वो तो उनको अब वो एस्टैब्लिश हो गए, उनके अंदर जो विधायक जीत कर आए हैं, सांसद जीत के आए हैं, उनके लिए अपना एग्जिस्टेंस को उद्धव ठाकरे के पास जाके ढूंढना या शरद पवार के पास जाके ढूंढना, वो अब असंभव सी स्थिति है आज की राजनीति में, जब नंबर उनके पास नहीं है। प्रूव तो किया है। हाँ, दैट्स ऑल। आप उनकी पॉपुलैरिटी है, उसमें आप इनकार नहीं कर सकते, पर ऐसी भी नहीं है कि बीजेपी को वो अपनी शर्तों पे मनवा लेंगे। जैसे आपने होम मिनिस्ट्री की बात की, बहुत मुश्किल होगा होम मिनिस्ट्री बीजेपी से लेना। 2 चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री और स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सरकार नहीं बनानी पड़े। पिछली बार भी 2019 में जब शिवसेना के साथ घटक टूटा था, वो भी इन्हीं बातों को लेकर टूटा था कि मुख्यमंत्री किसका और स्पीकर की कुर्सी किसकी। नहीं छोड़ेगी, और बीजेपी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी है भाई, 80-90% के स्ट्राइक रेट के साथ आई है, क्यों छोड़ेगी भाई बीजेपी? और अगर कोई ये मान के चल रहा है कि हमने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, बीजेपी ने त्याग कर दिया, तो आपको कुर्सी मिली कैसी थी भाई? आपने त्याग नहीं किया है, आपको त्याग करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो एकनाथ शिंदे के लिए ये 2 दिन का, देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास कब टाइम है शपथ ग्रहण समारोह में जाने का। जैसे कल हम एक नेता से 5 दिसंबर की, अब एक नई, पहले 2 दिसंबर की आई, अब आ रही है 5 दिसंबर को। नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब इतना बड़ा मैंडेट आता है ना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जब इतना बड़ा मैंडेट आता है विचित्र जी, तो आप उस मैंडेट को दिखाने के लिए बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह करते हैं।
तो बहुत बड़े शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत तैयारियां लगती हैं भाई। 200 कितने 35 विधायक हैं, 235 235 विधायक इनके महायुति के 235 विधायक के, अगर मान लीजिए कि 235 के परिवार को बुलाना है तो 235 इंटू 2 तो ऐसा हो गया, और प्लस परिवार चार आदमी, और प्लस इनका अपने पैराफिलिया कि मेरे सिक्योरिटी, मेरा स्टाफ, मेरा सेक्रेटरी, मेरा ये, तो अगर आप करेंगे तो एक आदमी के साथ, एक विधायक के साथ 10 आदमी मान के चलिए, तो 235 इंटू 10 कितना हो गया? 2350 लोग का इंतजाम करना है। तो 2350 लोग का पास करना, गाड़ी घोड़ा करना, जगह करना, तो अगर वो 29 तारीख को नहीं हुआ या 2 को नहीं हुआ या 5 को नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? तो उसका इंतजाम की तैयारी चल रही है, ये वैसे ही तैयारी चल रही है, इसीलिए वानखेड़े स्टेडियम का नाम लिया जा रहा है। राजभवन में इतनी जगह नहीं है, राजभवन में आप 235 विधायकों को नहीं बिठा सकते, उसी की दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बड़ी जगह चाहिए, इसीलिए बड़ा इंतजाम होगा, बड़े इंतजाम के लिए समय चाहिए होता है। तो शादाब भाई, अभिजीत सर से पूछेंगे आखिर में, आप बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो आपके पास क्या खबर आ रही है सबको लेकर के? देखिए, बहुत साफ है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे आज महायुति की बैठक में ना जाके और अपने गांव चले गए, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और कल एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें जिस तरीके से वो खड़े थे अमित शाह के साथ, और वो तो उनका चेहरा भी बहुत कुछ बयान कर रहा था। तो बहुत साफ है कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि वो दुखी हैं, और उनके दुखी होने के पीछे रीज़न ये है कि उनसे कहा गया था कि इस चुनाव से पहले कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। वो क्लेम करते हैं, हाँ, उनके पार्टी के लोग क्लेम करते हैं कि वो, उनसे ये कहा गया था कि चाहे कितना भी मेजॉरिटी आ जाए और भाजपा को कितनी भी सीटें मिल जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री आज वही बनेंगे। तो आज वो कह रहे हैं कि आज उनको नंबर दिखाया जा रहा है। उनके पार्टी के एक नेता ने कहा बिना नाम बताए कि मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आज शिंदे साहब दुखी हैं। उन्होंने कहा भी इस बात को कल बीजेपी के सीनियर नेताओं से कि आप लोगों ने तो मुझसे कहा था कि कितने भी नंबर आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है, तो आज मुझे आप नंबर बता रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो थोड़ा वो पेन, निश्चित तौर पे राजनीति में पद छोड़ना आसान नहीं होता है। हालांकि मैं सुमित जी की बातों से सहमत हूँ कि वो मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बने थे कि उनका चेहरा तो कोई प्रोजेक्ट किया नहीं था, रातों रात उन्होंने पार्टी तोड़ी, पहले गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से कहीं और चले गए। पार्टी भी तोड़ी, तो मतलब हाँ, बीजेपी की पार्टी भी जो तोड़ी बीजेपी की मदद से तोड़ी तो ऐसे नहीं तोड़ा कि वो हाँ, टूट तो के नाराज हो तो गए फिर बीजेपी के पास गए। सारा इंतजाम जो किया गया वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे, हम सब जानते हैं। हवाई जहाज का इंतजाम, सूरत जाना, गुवाहाटी जाना, हिम्मत शर्मा के पास क्यों शर्मा जी भी गए? थे, बीजेपी के सब नेता इन्वॉल्व थे, तो बीजेपी की मदद से तोड़े। ऐसे नहीं कि टूट के अलग हो गए फिर बीजेपी उनके पास गई हो कि आइए हम सरकार बना लेते हैं। तो बीजेपी यही कह रही है कि भाई आपको मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बनाया गया था, क्योंकि आपका कोई चेहरा तो था नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे को ही जानते थे, और ये उद्धव ठाकरे के सिपा सालार थे। शायद उद्धव ठाकरे ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे छोड़ेंगे और ऐसे सीएम बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो कुछ भी हो रहा है वो समान घटना नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के साथ साथ अगर आप दूसरे राज्यों को भी देखें तो बीजेपी ऐसा प्रयोग करती रही है। जैसे अगर आप हरियाणा की बात करें तो वहाँ जाट सीएम हमेशा होता रहा है, लेकिन बीजेपी ने एक प्रयोग किया और मनोहर लाल खट्टर को एक बनिया को सीएम बनाया वहाँ। अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी आमतौर पे जो ओबीसी का सीएम बनता है या जाट सीएम बनता है, उन्होंने एक ब्राह्मण सीएम दिया। तो बीजेपी का ये प्रयोग रहा है कि अगर जैसा कि बाबा भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मराठा राजनीति रही है, लेकिन जब उन्होंने बनाया था देवेंद्र फडणवीस को तो वो ब्राह्मण फेस था। तो स्वाभाविक है कि दो मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाना आज की परिस्थिति में भी थोड़ा सा ये आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि अभी राजस्थान में एक ब्राह्मण सीएम है और ये हमेशा बीजेपी ये कह रही है कि वो सभी को साथ लेकर चलती है और सबको एकोमोडेट करती है। तो ये शायद थोड़ा टफ फैसला हो सकता है, इसीलिए उनका नाम बिल्कुल अनाउंस नहीं हो रहा है। अभी ये खबर आई कि शायद 1 तारीख को विधायक दल की बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है और उसमें 2 पर्यवेक्षक जाएंगे और वो नाम बताएंगे कि कौन सीएम हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें देवेंद्र फडणवीस रेस में आगे हैं, लेकिन उनके नाम पे बिल्कुल सहमति है। मैं ऐसा भी नहीं मानता कि उनके नाम पे सहमति है। अगर सहमति होती तो शायद अनाउंस हो जाता। नहीं, सहमति विधायकों के बीच में दिक्कत नहीं है, सब दिल्ली की ओर देख रहे हैं। फैसला दिल्ली में होना है, फैसला मुंबई में नहीं होना है। तो जो फैसला यहाँ होगा उस पर सब सहमति दे देंगे। अब आज देखिए, आज विधायक दल की सो कॉल्ड बैठक होनी थी, जो कल सूत्रों के हिसाब से पता लगा था, ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। भाई 7वां दिन है आज, 23 तारीख को नतीजे आए थे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7वां दिन है आज। और एक दूसरे राज्य में सरकार ने शपथ ले ली, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए झारखंड में। यहाँ पर अब तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। तीनों बड़ी, एक अजीत पवार की बैठक हुई थी पर उसको भी औपचारिक तौर पर बैठक नहीं कहा गया, जो मुंबई में हुई थी। हाँ, अनौपचारिक मीट थी वो, कि बधाई देने सब पहुंचे। तो औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक न एनसीपी की हुई है, ना शिवसेना की हुई है, ना भाजपा की। शिवसेना को तो उनको तो चुन लिया गया ना विधायक दल का नेता, जो नहीं, वो ऑथराइज कर दिया गया है।
पर वो जो विधायक दल की बैठक होती है जिसमें बाकायदा नाम आएगा नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें होती। बीजेपी ने अब तक 7 दिन हो गए हैं ऑब्जर्वर अपॉइंट नहीं किए हैं कि आप जाइए विधायकों से बात करिए। तो ये एक, वही मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप 2 हैं बीजेपी के अंदर जो फैसले होते हैं हम सब जानते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि राजस्थान में हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, वही इस बार भी होना है। राठौर जी आइए बोलिए। विचित सर देखिए, शिंदे साहब ने तो लोकसभा में भी दमखम दिखाया और विधानसभा में भी दिखाया। उद्धव जी को उन्होंने 2 बार हराया। अगर वो होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और उस पर ही बात हो रही है, तो एक होम मिनिस्ट्री देने में ऐसा बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मुख्यमंत्री वाला तो मुझे लगता है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है उससे, लेकिन उन्होंने कह भी दिया। लेकिन अगर डिप्टी सीएम में वो चाह रहे हैं कि भी पावरफुल थोड़ा बनाओ, और इसके पहले भी जो फडणवीस साहब थे डिप्टी सीएम, तो होम मिनिस्ट्री तो उनके पास थी, सीएम ने अपने पास तो रखी नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस के पास ही होम मिनिस्ट्री थी, तो अब ये डिप्टी सीएम बन रहे थे, उनको दे दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये नया दौर है और इस नए दौर में फौजी भी नए आते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए वैसे फौजी हैं जो पहले राजनीतिक अग्निवीर साबित होने जा रहे हैं, जो कि 2.5 साल तक आप रह लिए, अब आप कुछ और, आपको रोजगार दिया जाएगा, इस बात की गारंटी बीजेपी देगी। हरियाणा में जो दिया था, हाँ, कोई और नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो पद नहीं दिया जाएगा जिस पर आप तैनात थे, वहाँ खत्म हो गया। तो इसलिए अब एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है? नाराज होना, जो बोल रहे थे कि शादाब जी की उन्होंने, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव से पहले उनसे कहा गया था। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के बयान में इसमें दम नहीं है। इसलिए नहीं है कि अमित शाह चुनाव प्रचार में लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम चुनाव के बाद तय करेंगे, और जब मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाता है कि किसको बनना है, तो ये पहले भी स्पष्ट हो जाता है। बिहार इसका उदाहरण है कि बिहार में उन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान के सर चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े, और नीतीश कुमार की सीटें बहुत कम हो गई थी, वो 43 सीटों पर आ गए थे, बीजेपी 74 सीटों पर थी या 74 सीटों पर थी, फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वो चुनाव से पहले का ऐलान था। यहाँ पर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी बात कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को इसलिए यहाँ लेकर के नहीं आई थी कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लायक लोगों की कमी है, इसलिए आप आइए। उनको 2 चीज़ें करनी थी, एक महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा रखना था, और दूसरा, जो शायद मुझे लगता है कि पहले से कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना था कि आपने हमें छोड़ करके आप चले गए थे, तो हम उसका जवाब देना जानते हैं, और इसमें हम आपको मटिया मेट कर देंगे। जो प्रतिक्रियावादी राजनीति होती है वो राजनीति उन्होंने कर दी। अब सवाल है कि उनको क्या पद चाहिए, उनको वो क्या पद चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, इस पर अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। इस पर इससे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अपने बेटे को यहाँ लाएंगे या अपने केंद्र में आकर मंत्री बनेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात एक सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना की है महाराष्ट्र की, जो बीजेपी के साथ कांटा फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो कितना मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात अपनी जगह है। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें ये अपने आप में अटपटा लगता है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा और 2 मराठा उसके अंडर में उप मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 6% वाले को आप मुख्यमंत्री जैसे ही बनाएंगे और 28% वाले 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसकी एक नकारात्मक ध्वनि बाहर जा सकती है। इससे ही एक दूसरी बात जुड़ी हुई है ओबीसी की, और बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती है कि बीजेपी ने इस तरह का फैसला करके हरियाणा में जो खट्टर को हटाना पड़ा, और रघुवर दास के कारण पिछली बार चुनाव में नुकसान हुआ था। अभी तक हरियाणा में वो झारखंड में अभी तक बीजेपी उबर नहीं पाई है। तो ये एक चीज़ है, पसंद नापसंद अपनी जगह है। जैसे रोज अखबारों में, चाहे इस तरह से मीडिया में चर्चा होती है कि देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस का बैकअप है, शायद दिल्ली वाले नहीं पसंद करते हैं। पसंद करें या ना करें, लेकिन कुछ आपकी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं,
अब दोनों पार्टियों में अगर मराठा उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पे आप ब्राह्मण बैठाएंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। आपने एक पॉइंट अच्छा कहा कि राजस्थान में एक ऑलरेडी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, और जब जातिगत जनगणना या ओबीसी और दलित और शेड्यूल ट्राइब्स की राजनीति, खासकर ओबीसी की राजनीति को बीजेपी ने जितने अच्छे से साधा है, और वहाँ पर जो और वहाँ पर प्रचंड जीत जो बीजेपी को मिली है, उसमें ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है, जिनकी आबादी 38% या 40% के करीब है। तो ये एक पसोपेश है। हमें लगता है कि शपथ लेने में दिक्कत नहीं है, वो कभी भी ले सकते हैं। शपथ किसको लेना है उसी में दिक्कत फंसी हुई है, और ये हमें लगता है कि 1 तारीख को तय हो जाएगा। तो अभी थोड़ा मुश्किल है, अब देखिए आगे क्या होता है। फैक्ट बताना मेरा सवाल ये है, आप उसका जवाब दे दीजिए। जवाब नहीं, मैं तो एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। नहीं कि जैसे और मेरी बात सुन लो, आपको मजा आएगा, फिर आप पूछिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बीजेपी ने जब 72 घंटे से ऊपर लिए हैं तब नया मुख्यमंत्री आया है। ये रिकॉर्ड है 2014 से लेकर आज तक का। अब आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। अभी उड़ीसा में जब सरकार बनी, अभी ताज़ा शुरू कर रहा हूँ रिवर्स में, जब मोहन मांझी साहब बने तो 8 दिन का समय लिया था। जब मुख्यमंत्री बने तो मोहन मांझी का नाम आया, कोई धर्मेंद्र प्रधान नहीं बने, कोई पुराना बड़ा नेता का नाम जो चल रहा था नहीं बना। राजस्थान में जब भजन लाल शर्मा बने तो वो 9वें दिन बने थे, वो भी 9 दिन के बाद फैसला हुआ, तब भजन लाल शर्मा का नाम आया। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान के बदले मोहन यादव को चुना गया तब 7 दिन लिए थे, और 7वें दिन ही नाम पता लगा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल और क्या लोग नाम सोच रहे थे और विष्णु साय बने, तब भी 7 दिन का वक्त लिया था। मध्य प्रदेश में एक साथ ही सुबह शाम शपथ ग्रहण हुआ था, 7 दिन के बाद पता लगा था। उत्तर प्रदेश की बात करते 2014 में जब योगी 17 में 14 के बाद जब पहली बार बीजेपी सत्ता में आई और 17 में चुनाव हुआ, और योगी आदित्यनाथ के पहले मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, हम सब जानते हैं, केशव मौर्य का नाम चल रहा था, तब 7 दिन लगे थे। तब सीएम की चेहरा घोषित 9 दिन का वक्त लगा था, माफ करिएगा, 9 दिन के बाद नाम आया था और योगी आदित्यनाथ का नाम आया था। महाराष्ट्र में जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस को बनाया था तब भी 7 दिन का वक्त लगा था, तब गोपीनाथ मुंडे और ऐसे इन तमाम नेताओं के नाम चल रहे। ऐसे नहीं, सॉरी, तो नितिन गडकरी, विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से, ये नाम चल रहे थे। हाँ, तो ये उस वक्त 7 दिन लगे थे। हरियाणा का जो पहली बार बनाया था खट्टर साहब को, तब भी 7 दिन लगे थे। उत्तराखंड में जब बनाया था, हाँ नहीं सुन बताता हूँ, कोश्यारी, खंडूरी और रमेश पोखरियाल के रहते हुए नाम लिया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो 8 दिन के बाद लिया गया। हिमाचल प्रदेश में जब जयराम ठाकुर बने तब 7 दिन का समय लगा, और जब 72 घंटे से कम में फैसला हुआ है, अब वो राज्य भी जान लीजिए, जैसे माणिक शाह 3 दिन में तय हो गया, जैसे नायब सिंह सैनी तुरंत तय हो गया, जैसे भूपेंद्र पटेल गुजरात वाले तुरंत तय हो गया वही बनेंगे। तो जब 72 घंटे से ऊपर का वक्त लगा है तब नया मुख्यमंत्री मिला है। तो देवेंद्र फडणवीस एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपने जो सबसे पहले पूछा था सवाल कि अगर देवेंद्र तय है तो समय क्यों लग रहा है, तो 7-8 दिन हो गए हैं बाबा, आज भी 7वां दिन है हम जब बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जब संघ भी चाहता है तो फिर दिक्कत क्या है? इसका मतलब दिक्कत है इसका मतलब दिक्कत है। दिक्कत नहीं होती तो अनाउंस होता। वही तो दिक्कत नहीं, मैं बताऊं, दिक्कत ये नहीं है कि संघ नहीं चाहता, दिक्कत ये कि किसको बनाए। जो बहुत से कॉम्बिनेशन है, महाराष्ट्र की राजनीति को साधना है, अलायंसेस को साधना है, प्लस आने वाले जो चुनाव हैं बिहार का खास तौर पर, जहाँ पे जाति का बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, तो ऐसा आदमी अध्यक्ष बनेगा जो कम से कम 2 साल रहेगा। तो उसी के अंडर में अब ये चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, राष्ट्रीय मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। तो फडणवीस क्या अगले बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं? ये भी है ना फिर। बाबा हमने चर्चा की थी उस दिन, शायद आप थे नहीं, तो इसमें ये मैंने उस डे 1 पे कहा कि बीजेपी का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दोनों पद जुड़े हुए हैं, ये फैसले एक साथ जोड़ के होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी हुआ नहीं है, जब तक अभी तक तो मैं बोल ही सकता हूँ, जब तक होता नहीं है। नहीं, एक चीज़ ये भी है कि देखिए, डेप्यूटीज मान लीजिए, अभी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये 2 डेप्यूटी सीएम हैं, दोनों मराठा कम्युनिटी से हैं। तो एक चीज़ होती है कि बीजेपी फिर सीएम मराठा को बनाएगी, थोड़ा बात बचेगी नहीं, वरना 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन सब मराठा को हो जाएगी।
एक बात यह है कि ओबीसी एक बड़ी कम्युनिटी दलित कहाँ जाएंगे, ओबीसी कहाँ जाएंगे, ये भी यही है। ओबीसी एक बड़ी कम्युनिटी है और ओबीसी ने बीजेपी को सपोर्ट भी किया है। गोपीनाथ मुंडे एक बहुत बड़े कद के नेता भी थे ओबीसी के। क्या ओबीसी कोई नेता उभर के आ सकता है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं? मैं जवाब देता हूँ फिर ये देखिए, ओबीसी के एक बड़े नेता थे विनोद तावड़े, जो कि अभी अभी चुनाव से पहले हाँ, नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं, वो ओबीसी नेता हैं। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो बन जाए, ये नहीं है। नेता आपको ये क्या है देखने की जरूरत है कि बड़ा नेता कौन होगा। आप भजन किसी को भी बना सकते हैं, बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी नहीं है, किसी को भी बना सकती है। उस जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उनका मोहन फोटो यादव तो फिर भी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। भजनलाल शर्मा तो पहली बार के विधायक थे। और दफ्तर का काम देखते थे, भजनलाल शर्मा दफ्तर का काम देखते थे। उन्होंने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वसुंधरा राजे जब सीएम थी तो वो जाके इंतजामात देखते थे, और आज वसुंधरा राजे को यही तकलीफ है कि भाई ऐसे आदमी को बना दिया, नाम की पर्ची पढ़नी पढ़नी पड़ी, और उनका चेहरा फक हो गया था, आपने देखा होगा। तो आज की चर्चा में इतनी ही। हम भी इंतज़ार करेंगे अगर नया है नाम या पुराना नाम क्या है। बाकी हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं।